नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। टेस्ला कंपनी के सीईओ इस दुनिया के सबसे अमीर तीर उद्योगपति और इस समय डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी एलन मस्क ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, एक्स पर अपने मैसेज किए हैं। पहला ही मैसेज उनका ये मांग करता हुआ दिखाई दिया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने स्पेसिफिक उस मंत्री को जेल में भेजने की मांग की है जिसके तहत रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी है, खास तौर से युवतियों और बच्चियों की रक्षा की जिस मंत्री की, महिला मंत्री की जिम्मेदारी है, उसको जेल भेजने की मांग की है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? ब्रिटेन में हाहाकार मचा हुआ है। वहां पर सोशल मीडिया मंचों को अगर हम देखें तो एक ही खबर इस समय छाई हुई है और इसको ग्रूमिंग गैंग का नाम दिया गया है। जानकारी ये है कि पिछले कुछ ही दशकों में करीब 2500 बच्चियों के साथ, श्वेत लड़कियों के साथ, 2500 नहीं, 2.5 लाख ब्रिटिश लड़कियों के साथ रेप किया गया है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस मंत्री पर यह दायित्व था उसने इस पूरे मामले की जांच कराने से ही इनकार कर दिया है। मेरे साथ बाबा रामदास जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। ये ब्रिटेन का, मैं कहूंगा कि रेप जिहाद है और इसमें मोस्टली पाकिस्तानी मुस्लिम इन्वॉल्व बताए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? और ब्रिटेन ब्रिटेन की पार्लियामेंट, वहां की सरकार चुप्पी क्यों साध गई है इस पूरे मामले पर? इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं कर रही है? और जो दोषी हैं उनको सिंक चो के पीछे क्यों नहीं डाला जा रहा है? जिनके साथ ये सब हुआ है उनको और उनके परिवारों को न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके बाद समय रहा तो फिर महाकुंभ की अधिकांश जमीन पर फिर से दावा कर दिया गया है कि ये वक्फ की संपत्ति है, वक्फ की जमीन है। यानी वहां रेप जिहाद चल रहा है और यहाँ लैंड जिहाद चल रहा है। तो इन पर बातचीत करेंगे। बाबा रामदास को जोड़ लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। ये जय श्री राम। ये ब्रिटेन से साहब जो खबर आ रही है ये तो दहलाने वाली है। सर, दहला देने वाली नहीं, मतलब कई बार तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने ना बहुत साल पहले पढ़ा था कि लंदन बहुत ज्यादा नफासत भरा, बहुत पॉलिश्ड, बहुत ही सभ्य शहर है, उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। मुझे वहां बताया गया कि वहां पे एक सेट स्टैंडर्ड से नीचे टेढ़ा मेढ़ा छोटा सा सस्ता सेब नहीं बिक सकता। मुझे किसने ये बताया था? जैसे हमारे हिंदुस्तान में तो 200 रुपए किलो भी सेब बिकता है और 10 रुपए किलो वाला भी बिकता है दिल्ली में, पर लंदन में आप सस्ता वाला जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है या छोटा सा जिसपे काला सा एक नेचुरल सा दाग लगा है ना, वो नहीं बेच सकते आप। अगर घिया है तो, अगर टेढ़ी है तो आप नहीं बेच सकते। लंदन इतना नफासत वाला शहर है। लंदन अपनी सो कॉल्ड सभ्य लोगों का शहर है। और सर, उस शहर में, उस देश में पिछले कुछ सालों में, एक डेढ़ दशक में 2.5 लाख बच्चियों का, और उनमें से कुछ 9 और 11 साल तक की बच्ची,
उनका एक सिस्टमैटिक एक गैंग ने सामूहिक रेप किया सालों साल, और इस सोसाइटी में इतनी हिम्मत नहीं की कि उसको रेप गैंग बोल दे। उसके लिए इन्होंने नाम रखा ग्रूमिंग गैंग। इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको पाकिस्तानी मुसलमान कहते हैं। वो जो रेपिस्ट थे उनको पाकिस्तानी मुसलमान कहते हैं, ये तक कहने की इस सोसाइटी में हिम्मत नहीं है। उनको वो एशियन, साउथ एशियन कह के बुलाते थे, साउथ एशियन ग्रूमिंग गैंग्स। और सर इतनी सी बात नहीं है सर, पूरी सरकार इसमें सम्मिलित थी। पूरी सरकार मिलके इस इतने बड़े स्कैंडल, इतने बड़े अत्याचार को न सिर्फ छुपा रही थी, बल्कि यदि कोई इसको सामने लाने की कोशिश करता था तो उसको बुरी तरह प्रताड़ित कर रही थी। अभी सर आपसे बात करने से 5 मिनट पहले मैं ट्विटर एक्स पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें यह बताया जा रहा था कि पिछले कुछ सालों में रूस में अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण 400 लोग गिरफ्तार हुए, आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने पे रूस में, रशिया में, जो कि कल तक एक कम्युनिस्ट कंट्री था जहां पे डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं थी, वहां पे 400 लोग गिरफ्तार हुए। सर ब्रिटेन में जानते हैं कितने हुए? 3300, 3300 पीपल। एक बाप जिसकी बेटी एक गिरोह में फंस गई थी और उससे पेशा करवाया जा रहा था, और उस बाप ने उस घर में घुस के अपनी बेटी को रेस्क्यू करने की कोशिश की, तो उल्टा उस बाप को ही गिरफ्तार कर लिया गया। आगे सुनिए, 11-11 साल की 2 बच्चियां पूर्णतया निर्वस्त्र होकर 7 पाकिस्तानी मर्दों के साथ नशे की हालत में एक घर में थीं। पड़ोसी को कुछ जब घर में हलचल और कुछ असंदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी तो उसने पुलिस को कॉल कर लिया। पुलिस आई और उन 7 पाकिस्तानी मर्दों को कुछ नहीं कहा और उन दोनों लड़कियों को अंडर एज ड्रिंकिंग और इनएप्रोप्रिएट ड्रेस होने के जुर्म में गिरफ्तार कर दिया। सर ये है इंग्लैंड की सरकार, ये है इंग्लैंड की डेमोक्रेसी, और ये है इंग्लैंड की सोसाइटी जो कि पूरे विश्व को अपने सभ्य होने का, वी आर कल्चर्ड पीपल, वी आर सिविलाइज्ड पीपल, और हमारे जैसे भारत जैसे लोग तो सैवेज हैं, हम लोग तो गंवार हैं, हम लोग तो बैकवर्ड हैं, ये हमें कह के मजाक उड़ाते हैं। एक और सुनिए, आज ही एक अभी ट्विटर पे ही केस आया है। एक 14 वर्षीय लड़की को मॉलेस्ट करने के आरोप में एक पाकिस्तानी करीब 35 साल के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस देश में 14 साल की बच्ची के साथ ये सब करना अपराध है। बोला तुम कहां से हो? बोला मैं तो पाकिस्तान से हूं। बोला क्यों, वहां का कानून क्या कहता है? बोले वहां तो आई फॉलो शरिया, मैं तो शरिया फॉलो करता हूं। तो उसने बोला वहां पे क्या है? बोला नहीं, हमारे धर्म में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मजहब में तो 14 साल की लड़की से शादी करना है या ये सब करना अलाउड है। और सर सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड की सोसाइटी ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया और उसको जमानत दे दी, जज ने जमानत दे दी। ये है सर इंग्लैंड की सोसाइटी जो कि सारी दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाती है, फ्री स्पीच का पाठ पढ़ाती है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी होने का दंभ भरती है, सेक्युलर होने का दंभ भरती है। अच्छा, उनसे पूछा गया कि आपने ये इतना बड़ा अपराध क्यों किया कि 2.5 लाख बच्चियों के साथ रेप होता रहा, सालों साल होता रहा। एक और एक केस आया था,
एक बच्ची को 14 साल की उम्र में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके पेशे में धकेल दिया गया था, एंड शी वाज अब्यूज्ड बाय 100 पाकिस्तानी मेन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 years। तो बोले आप ये क्यों करते रहे? तो बोले साहब कि हमारे ऊपर कहीं रेसिस्ट होने का या इस्लामोफोबिक होने का आरोप न लग जाए, इसलिए हमने इस मसले को दबाया। और सुनिए, ये आज का जो प्रधानमंत्री है, ये एक जमाने में इनका चीफ प्रोसिक्यूटर था, सरकारी वकील, जिसके ऊपर ये जिम्मा होता है कि सभी अपराधियों को चार्जशीट करके उन पर मुकदमा चला के उनको जेल में ठूंसा जाए। ये और इसका पूरा गिरोह। एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने एक मीटिंग में ऑन कैमरा ये आरोप लगाया है कि जब मैं नौकरी में थी तो हमें बकायदा, वो जो गॉर्डन है इनका, उसका एक सर्कुलर प्राप्त हुआ था कि यदि 10, 12, 14 साल वाली लड़कियों का कोई मसला आपके सामने आता है तो हमें इस पुलिस को इस पचड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये उन लड़कियों की फ्री विल है, ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि उनका सेक्सुअल बिहेवियर कैसा रहेगा। और ये सब कुछ 100% कंसेंसुअल था। इसलिए चूंकि ये कंसेंसुअल है, इसलिए हमको इस मसले पचड़े में नहीं पड़ना है, इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करनी है। यह बाकायदा पुलिस को सर्कुलर आया है, सरकार ने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी है कि तुमको इस मसले में नहीं पड़ना है। और आगे सुनिए, एक लड़की 11 साल की उम्र में 5 पाकिस्तानी मर्दों के साथ उसके साथ अब्यूज हुआ, पकड़ी गई। तो जो पुलिस अधिकारी था उसने इस केस को टेकअप किया और रफा दफा करके मामला क्लोज कर दिया, क्योंकि लड़की ने यह बयान दिया कि यह तो मैंने अपनी मर्जी से 11 साल की उम्र में नशे की हालत में कंसेंट दी थी। इट वॉज 100% कंसेंसुअल इन एवरी केस। 5 मर्दों के साथ मेरी कंसेंट थी, 11 साल की बच्ची जो कि नशे में। अच्छा, भारत जैसा असभ्य देश, वहां यह नियम है कि 16 साल से नीचे की बच्ची की कंसेंट का कोई मायने ही नहीं है। अगर 16 साल से नीचे की बच्ची अगर कंसेंट भी देती है, यहां तक कि अगर विवाह भी कर लेती है, तो भी अगर आप 16 साल से नीचे की, अब तो शायद ये उम्र भी रिवाइज हो गई, जहां तक मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दर्शक जो है बताएंगे। पहले ये 16 साल थी उम्र, कंसेंट की उम्र 16 साल। अब तो हमारे यहाँ 21 साल से नीचे शादी भी नहीं कर सकते आप। हमारे यहाँ तो पॉक्सो लग जाता है, और हम सो कॉल्ड बैकवर्ड लोग हैं। ये फॉरवर्ड लोगों का हाल है जी। बाबा जी, ऐसा नहीं लगता है कि सारे पश्चिमी देशों ने, इनमें इंग्लैंड भी है, इनमें जर्मनी भी है, इनमें फ्रांस भी है, बहुत सारे देशों ने आफत मोल ले ली है इनके लिए दरवाजे खोल करके, इनको शरण दे करके। तब तो तमाम तरह की बातें कही गई थी, और जैसे ही इनके पैर वहां जमे, जैसे ही इनको वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं मिलनी शुरू हुई, क्योंकि शरणार्थियों के लिए घर भी दिया जाता है इन देशों में, रोजगार भी दिया जाता है, जब तक रोजगार ना हो तब तक अच्छी खासी रकम भी दी जाती है ताकि वो अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। और जैसे ही इन लोगों ने पैर जमाए, उसके बाद ये अपने असली रंग में आ चुके हैं। सर, उतना ही नहीं है। एक औरत के मैं एकदम सच्ची कहानी बता रहा हूं। बर्मिंघम में एक मुस्लिम परिवार में एक औरत ने एक के बाद एक 14 बच्चे पैदा किए। तो सबसे पहले, ये मैं एकदम ट्रू स्टोरी बता रहा हूं आपको, पहले जब उसका पहला बच्चा हुआ तो उसको और उसके पति को एक लगभग छोटा सा 2 बेडरूम हाउस दे दिया गया। अगले साल उसको फिर एक बच्चा हुआ। जब 3-4 बच्चे हो गए तो सरकार ने कहा कि भैया अब क्या करें। तो उसके पड़ोस में एक और घर था, उस घर को खरीद के, दोनों घरों को रेनोवेशन करके जोड़ के 2 घर बना के, जिससे कि हर बच्चे को एक अलग बेडरूम मिल सके। उस औरत ने
14 बच्चे पैदा किए हैं। बर्मिंघम में वो परिवार आज भी रहता है, 14 बच्चे, और वो इंग्लैंड के टैक्स पेयर की मनी पे पल रहे हैं। और उस परिवार को पूरी सोशल सिक्योरिटी प्लस हर बच्चे को जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता लगभग 400 पाउंड, हाँ लगभग 300 साढ़े 300 पाउंड हर हफ्ते का दिया जाता है, जिससे कि उनकी माँ उनको इंग्लैंड के टैक्स पेयर्स मनी से दूध पिला सके और मक्खन खिला सके अपने 14 बच्चों को। ये है सर। और एक बात बताइए, क्या इंग्लैंड की या यूरोप की या अमेरिका की या कनाडा की सोसाइटी को नहीं पता था कि वो ये जहरीले नाग पाल रही? आप बताइए सर, इनको पता था, पर इनको मल्टीकल्चरल होने का, सेक्युलर होने का इतना भूत सवार था कि इनको था कि हमको इनको मौका देना है। ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो आएंगे तो हमारे यहां आएंगे, जब हमारी सोसाइटी में घुल मिल जाएंगे तो हमारे जैसे ही हो जाएंगे। उनको ये पता नहीं है कि उन्होंने आज सर, आप पेरिस चले जाइए, आप इंग्लैंड चले जाइए, आप यूरोप के किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, वहां पे पूरे के पूरे शहर का वो हालत बना दी है कि वो जैसे पूरा का पूरा शहर एक स्लम, एक गेटो बन चुका है, जहां इतना भयानक क्राइम है कि आप सोच भी नहीं सकते। वहां पे बाकायदा सड़कों पे जबरदस्ती नमाज पढ़ी जाती है, और वहां की पुलिस, वहां की पूरा देश, पूरी जनता, सरकार बिल्कुल घुटनों पे इनके सामने बैठी हुई है। और ये वहां पे अपने इस्लामिक गुंडागर्दी, अपने जिहाद का जो है वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने पूरे के पूरे यूरोप को बंधक बना लिया है अपने इस गुंडागर्दी से, और पूरी दुनिया खड़ी होकर तमाशा देख रही है कि इस्लामिक गुंडागर्दी, इनका ये जिहादी मानसिकता कहां तक जा सकती है और ये दुनिया के साथ क्या कर सकते हैं। ये इनकी हालत है। बताया जी ये जा रहा है कि इनमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीरिया, जॉर्डन और खाड़ी के दूसरे देशों में जब संकट आए थे तो ये अ, अवैध रूप से नाव पर सवार होकर के रातों रात समुद्री रास्ता पार करके और यूरोप के देशों में पहुंच गए थे और वहां इन्होंने शरण ली थी। लेकिन साहब, ये संकट तो हम उधर अमेरिका में भी देख रहे हैं। और इन देशों की बात करें तो हमने लंदन की सड़कों पर इनका पूरा हुजूम देखा है, जुलूस निकालते हुए, अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए, गोरों को पीटते हुए देखा है। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि ये लोग तो वहां पूरे कब्जे के इरादे से गए हैं, वरना किसी मुस्लिम देश में जाकर के भी शरण मांग सकते थे। सर, बात ये ना, इनके इरादे पहले दिन से स्पष्ट थे, और इन्हीं के देश में कुछ लोग थे जो अपनी सरकारों को वार्न कर रहे थे कि तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम ये खून के आंसू रुलाएंगे तुमको। जर्मनी में जो ये हो रहा था, जर्मनी में एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इनको लगातार वार्निंग दे रही थी, एंगेला मार्केल को, कि ये जो तुम शरणार्थी भर रही हो, ये तुम्हारे देश में तुम्हारे जर्मन का जीना आराम कर देंगे। सर, मैं आपको बताऊं, जर्मनी का एक, जब जर्मनी विभाजित था, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, तो ऊपर वाले जो जर्मनी को शायद जीडीआर बोलते थे, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो वहां पे ना इंडिया के साथ उनका एक हमारा प्रोग्राम चलता था, जहां हमारे कोचेस जो है वहां जाके जीडीआर में ट्रेनिंग लिया करते थे। वहां में शायद या कहां पे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था। तो मेरे गुरुजी वहां गए थे 70 के दशक में। वो बताते थे कि एक बार उनका एक छोटा सा ट्रांजिस्टर एक बस स्टॉप पे छूट गया। वो सुबह वहां से बस पकड़ी, जब वो कहते शाम को उस बस स्टॉप पे वापस उतरे तो वो ट्रांजिस्टर वहीं पड़ा था। ये थी वहां का कल्चर, ये था वहां का संस्कार लोगों का, जर्मनी के लोगों का चरित्र, और ये थी वहां के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कि अगर आप अपना बटुआ बस स्टैंड पे सुबह भूल जाए तो शाम को आपका बटुआ वहीं पड़ा मिलेगा सुरक्षित,
आपका बैग। कहते ये मेरे साथ घटना हुई थी। उसी जर्मनी में आज आप सुरक्षित सड़क पर नहीं चल सकते। कब आपको चक्कू मार दिया जाएगा, कब आपको लूट लिया जाएगा, कब आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाएगा, कब उनको उठा के ले जाएंगे और कब उनके साथ सबकी आंखों के सामने हजारों लोगों का हुजूम, तहरुश, न्यू ईयर के ईव पे तहरुश खेल देंगे कुछ इस्लामिक गुंडे। ये जर्मनी में बर्लिन और बड़े शहरों का हालत है। अभी जो सर घटना हुई है जहां पे उस जिहादी ने क्रिसमस मनाने वालों की भीड़ पर ट्रक चला दिया, तो सर एंगेला मर्केल को ये अकल नहीं थी कि वो क्या कर रही है अपने देश के साथ। अच्छा, अब जबकि ये लाखों की संख्या में यूरोप के हर देश में घुस चुके हैं, और सर वो पोलैंड ने, हंगरी ने और स्विट्जरलैंड, सॉरी इतने नीदरलैंड जिसको हॉलैंड बोलते हैं, उन्होंने तो एक भी शरणार्थी नहीं। उसने बोला तुम भरो, उन्होंने बोला नहीं इतने तो लेने ही पड़ेगा। उसने बोला हम एक भी नहीं लेंगे, नॉट इवन अ सिंगल। तुमको लेना है तो ले लो। उन देशों ने नहीं दिया। और आज वो गेट विल्डर्स है, वो नीदरलैंड का जो नया राष्ट्रपति चुना गया है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी है, मुझे है, उसने बोल दिया कि मैं एक भी नहीं लूंगा और जो दो चार है मेरे देश में उनको भी डिपोर्ट करूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये इस्लामिक गंदगी, मुझे ये गुंडागर्दी, ये इनका जिहाद अपने देश में नहीं चाहिए। आई डोंट वांट इवन अ सिंगल इमिग्रेंट, इवन अ सिंगल असाइलम सीकर, कोई शरणार्थी मुझे अपने देश में नहीं चाहिए। तो जिन देशों ने लिया है सर वो भोग रहे हैं। आज फ्रांस की, आज स्विट्जरलैंड की, आज जर्मनी की, आज इंग्लैंड की जो हालत बनाई है इन्होंने, वो सारी दुनिया के सामने है। और ये सब यूरोप के देश खून के आंसू रोएंगे, रो रहे हैं जी। लेकिन जन दबाव बहुत बड़ी चीज होती है बाबा रामदास। हमने देखा है लंदन की ही सड़कों पर, और लंदन ही नहीं, ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में हमने देखा है कि अब श्वेत यानी जो मूल निवासी हैं, अंग्रेज हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, इनके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। एक प्रेशर तो आएगा गवर्नमेंट पर, लेकिन जैसा एलन मस्क के ट्वीट्स वगैरह से जाहिर हो रहा है, वहां की सरकार तो एकदम मुंह मोड़ने की स्थिति में है। वो कह रही है कि नहीं, हम जांच ही नहीं कराएंगे। और ये छोटी संख्या नहीं है साहब, 2.5 लाख बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हुई हैं, 2.5 लाख बच्चियों के साथ। ये बिल्कुल छोटी घटना नहीं है। कोई और देश होता, अब तक सरकार गिर चुकी होती, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा चुका होता। सर ये पूरे के पूरी सोसाइटी जो है ना, यूरोप की पूरी सोसाइटी, इवन कनाडा, पार्ट्स ऑफ अमेरिका, सर ये वोकिज्म में, ये अपने आप को लिबरल कहाने में, सेक्युलर कहाने में इस कदर बर्बाद हो चुके हैं कि सर इनके अंदर विवेक नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। इनके अंदर जो एक सर एक रेशियल स्वाभिमान होता है ना, इनको इस पूरी सोसाइटी को इस कदर वोक बना दिया गया है, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं बची। इनके अंदर राष्ट्रवाद जैसी कोई भावना ही नहीं बची है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे एक दोस्त हैं, वो जर्मनी से, हम जर्मनी के रहने वाले हैं, और वो लगभग आज से 12-13 साल पहले पहली बार हमारे पास भारत आए थे। इसके बाद उनका एक नियम है कि वो हर साल करीब 3-3.5 महीने भारत में रहते हैं सर्दियों में। मतलब वो गर्मियां वहां बिताते हैं, सर्दियां भारत में बिताते हैं। तो हर साल जब भी आते हैं तो वो 10-12 दिन मेरे पास रहते हैं यहाँ इंडिया में। सर पहली बार जब वो आए थे, आज से 12 या 13 साल पहले, तब में और आज में उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर आया। वो मुझे कहते थे कि इंडिया में देयर इज टू मच ऑफ पैट्रियोटिज्म, देयर इज टू मच ऑफ नेशनलिज्म, देयर इज टू मच ऑफ रिलीजियस फीलिंग।
ये वो हमसे कहा करते थे कि आप लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस है, या आप लोग बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी है, या आप लोग बहुत ज्यादा भारत माता की जय और मातरम बोलते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा पैट्रियोटिक है, आप लोग बहुत ज्यादा पैट्रियोटिज्म का दिखावा करते हैं। तो मैंने पूछा आपकी जर्मनी में क्या है? बोलो नो नो, हमारे यहाँ तो राष्ट्रवाद एक गाली के समान। हमारे यहाँ अगर हम किसी मुसलमान को या किसी भी व्यक्ति को अगर घृणा की दृष्टि से देख ले या उन पे कोई टिप्पणी भी कर दे। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि मैंने एक ऐसे ही एक पोस्ट लिखी, उसमें उनको टैग कर दिया, उनका तुरंत मुझे फोन आया, प्लीज 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 अनटैग मी, आई विल बी इन ग्रेट ट्रबल इन माय कंट्री। अगर मैं किसी राष्ट्रवादी सोच के पेज पर या किसी पोस्ट में अगर मेरा नाम भी दिख गया तो मैं बुरी तरह भारी मुसीबत में फंस जाऊंगा जर्मनी में। आज से 12-13 साल पहले ये उनकी सोच थी, और वो एक्सट्रीमली लिबरल और एक्सट्रीमली सेक्युलर थे। यहां तक कि उनके कोई बच्चे नहीं है तो उन्होंने एक मुस्लिम कपल को गोद ले रखा। तो जब हम उनसे बात करते थे कि ये तो आपने उनको ले रखा है, पर ये इनकी असली फितरत तो ये है, तो वो कहते थे नो 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 नो, वो हमको इस्लामोफोबिक बताया करते थे। आज 13 साल में अगर उनकी इतनी इस कदर सोच बदल गई है कि वो इस बार जब आए, अभी आज से हफ्ता पहले की बात है, वो मुझे कह रहे थे अजीत यू वो करेक्ट, हम गलती कर रहे थे। और आज की तारीख में जैसे आपने कहा ना सर, पब्लिक प्रेशर, आज की तारीख में जर्मनी में बड़ा भयानक गुस्सा है इस मल्टीकल्चरल थॉट प्रोसेस के खिलाफ, इस सेक्युलर थॉट प्रोसेस के खिलाफ बहुत भयानक गुस्सा है पब्लिक के मन में। जी चलिए भारत लौटते हैं, प्रयागराज चलते हैं साहब। ये क्या हुआ है, बरेली का एक मौलाना है शहाबुद्दीन रजवी, ये बोल रहा है कि महाकुंभ में तो जो मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी लगाई है, तो अखाड़े के लोग जरा सोचें, क्योंकि मेला तो हमारी जमीन पर भी लगा हुआ है, वक्फ की जमीन पर भी लगा हुआ है। और इन्होंने मतलब गंगा की रेती जो होती है जहां पर मेला लगा हुआ है, उस पर भी दावा कर दिया है। तो ये तो इस बात के लिए मुझे लगता है कि वो एक कहावत है ना पुरानी, आ बैल मुझे मार, ये दावत दे रहे हैं कि बहुत जल्दी वक्फ संशोधन बिल पारित करो और हमारी जबान पर लगाम लगाओ। सर, वो एक कहावत कहते हैं ना, जब चींटी की मौत आती है ना तो उसके पंख निकल आते हैं। सर और कुछ नहीं, पंख निकल आए, पंख निकल आए सर। एक बात बताइए, मैं वैसे कुंभ की तो हम बात करेंगे कि कुंभ का तो इतिहास ही ज्ञात नहीं है किसको, कि ये कितना पुराना है, कितने हजार साल पुराना है या कितने लाख साल पुराना ये आयोजन है ये तो इसका कोई इतिहास ही नहीं मिलता। ये शायद लाखों साल पुराना भी हो सकता है, बिल्कुल। जबकि इस्लाम तो अभी जुमा जुमा 1400 साल हुआ है। और सर एक चीज और बताऊंगा आपको, नदी का एक रकबा होता है। जैसे आपको मालूम है भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंच इंच भूमि का नक्शा है भारत सरकार के पास, और मैंने सुना है कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है, उस पर समय समय पर सरकारें जो है संशोधन करती आई हैं। परंतु आज भी तहसील में आपको 300-400 साल पुराने नक्शे और पूरी बही खाते आज भी इजीली मिल जाएंगे। सरकारें उनको डिजिटलाइज भी कर रही हैं। जैसा कि हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि टोडर, राजा टोडरमल ने अकबर के जमाने में जो है पूरे देश की जो है चकबंदी की थी और पूरे देश का नक्शा बनवाया था जो है। हालांकि लोग बताते हैं कि उससे पहले भी ये व्यवस्था थी, रेवेन्यू सिस्टम था। तो सर जो नदी होती है ना उसका एक नंबर होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे रिसेंटली एक
मेरा चूंकि जो आश्रम है वो पारोली सिकरवार गांव में है, वो गांव जो है एकदम नदी के किनारे बसा हुआ है और नदी के एकदम किनारे तक खेती होती है। तो मैंने एक दिन पूछा, वहां नदी के किनारे एक जमीन लेने की बात चली आश्रम के लिए, तो मैंने पूछा भैया ये कौन सा नंबर है, वो जो खसरा खतौनी में जो चक का नंबर होता है? तो उन्होंने बोला जी ये वाला नंबर है नक्शे में। मैंने कहा नदी का कौन सा नंबर है? तो उन्होंने बोला जी नदी का पूरा एक अलग नंबर होता है और नदी का जो पूरा बहाव का जो क्षेत्र होता है, जहां मैक्सिमम अपना पानी बढ़ने तक जो रेती होती है, जहां तक नदी जाती है वहां तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नदी का एक नंबर है हमारे खसरा खतौनी में। तो सर वो तो जो नदी का नंबर है वो तो सरकारी भूमि होती है। नदी का पानी भी हमारे गांव में, वहां पारोली सिकरवार में कुछ किसान उसमें मोटर लगा के ना जमुना के पानी से सिंचाई करते हैं। तो कोई बोला कि ऐसा नहीं, मैंने बोला इसको कल को रोक लग गई, तो बोला नहीं इसको रोक नहीं लग सकती। मैंने कहा आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस नदी का पानी ये भारत सरकार की संपत्ति है। इसको आप एक बूंद भी पानी, नदी का पानी किसी भी कार्य के लिए सरकार की परमिशन के बिना नहीं उठा सकते हैं। तो सर नदी की जमीन पर जहां रेती है वहां पे कोई भी वक्फ बोर्ड या कोई भी संस्था कैसे अपना दावा कर सकती है? सर थेथराई की या लतखोराई की, हमारे यहाँ पूर्वांचल में इसको थेथराई बोलते हैं। कई बार हम लोग उधर लतखोराई, जो लतखोर आदमी होता है ना सर, वो ऐसी बात करता है। लतखोर आदमी जानबूझ के ऐसी बात करता है कि उसको 4 लाख मार दिया जाए। तो मैं तो सर इस वक्फ कुंभ का मेला वक्फ की जमीन पर लग रहा है, इस बयान को सिर्फ एक शब्द में डिफाइन करूंगा कि सर चींटियों के पर निकल आए। सिंपल सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय श्री राम। प्रणाम। जय